यूपी में मिशन 2022 के लिए बीजेपी की टीम तैयार हो चुकी है। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी में चुनाव प्रभारी बनाया गया। पश्चिमी यूपी के लिए संजय भाटिया को जिम्मेदारी दी गई है। ब्रज क्षेत्र का जिम्मा संजीव चौरसिया संभालेंगे। इसके साथ ही बीजेपी ने अवध की कमान सत्या कुमार को दी है। कानपुर की अगर हम बात करें तो सुधीर गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी मिली। गोरखपुर का जिम्मा अरविंद मेनन को दिया गया। वाराणसी में सुनील ओझा संभालेंगे चुनाव की जिम्मेदारी। तो अब ये टीम का ऐलान किया जा चुका है। चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश के लिए धर्मेंद्र प्रधान होंगे, लेकिन उनके साथ 7 और सह प्रभारी हैं जो कि इस जिम्मेदारी में उनका साथ देंगे। इसके साथ ही हम उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर 2 सह प्रभारी हैं, जबकि चुनाव प्रभारी के तौर पर प्रहलाद जोशी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। चुनाव प्रभारी की नियुक्ति हो चुकी है और टीम यूपी तैयार है पूरी तरीके से, जिनके नाम भी हम आपको बता रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल सह प्रभारी हैं, अनुराग ठाकुर हैं इसमें। पश्चिम यूपी की बात करें, संजय भाटिया को जिम्मेदारी, ब्रज क्षेत्र में संजीव चौरसिया जिम्मेदारी संभालेंगे। अवध में सत्या कुमार और कानपुर में सुधीर गुप्ता को जिम्मेदारी दी गई है। अविनाश और अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश दिल्ली से और अनुभव हमारे साथ लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं। अनुभव, आपका रुख करूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए एक पूरी रणनीति हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए, जैसे ब्रज क्षेत्र के लिए अलग कमान सौंपी गई, पश्चिम यूपी के लिए अलग कमान दी गई है। जाहिर तौर पर यह स्थिति दिखाई दे रही है कि इस बार टफ टक्कर है और इसीलिए बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे अभी तक उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे राधा मोहन सिंह जी, और अब धर्मेंद्र प्रधान को मुख्य चुनाव प्रभारी बनाया है। इसके अलावा राधा मोहन सिंह की टीम में जो 3 सह प्रभारी थे, उन्हें अब क्या किया, मेन बॉडी से निकालकर क्षेत्र में भेज दिया। चाहे वो सुनील भाई ओझा हो, काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी दे दी है, वी सत्या कुमार हो, उनको दूसरी जगह की जिम्मेदारी दे दी है, या फिर संजीव चौरसिया हो। ये अभी तक राधा मोहन सिंह की टीम में ये लोग सह प्रभारी थे, इनको क्षेत्र में नहीं बांटा था। पर अब जब ये नई लिस्ट जारी की है तो इसमें उनके जो 3 सह प्रभारी थे उन्हें क्षेत्रवार कर दिया है, यानी वो अब केवल क्षेत्र तक काम देखेंगे। और जो नई टीम आई है, धर्मेंद्र प्रधान जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, उनके नेतृत्व में जो टीम होगी, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो हम कहें कि अर्जुन मेघवाल हो, वो सभी लोग अलग अलग जगहों को, यानी वो ओवरऑल देखेंगे। इनमें आप देखिए 7 जो सह प्रभारी बनाए गए, इनमें 4 तो मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान खुद मंत्री हैं। तो कुल 1 प्रभारी, 7 सह प्रभारी में 4 मंत्री हैं, एक जो मुख्य प्रभारी हैं वो भी मंत्री हैं। तो बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है और उसकी कोशिश यही है कि 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। हम कहें तो सूबा सबसे बड़ा सियासी सूबा भी है देश का, तो कहीं कोई कोर कसर ना रहने पाए। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान और उनकी टीम काम करेगी, क्षेत्र में जो पार्टी के लोग जिनको लगाया गया वो काम करेंगे, प्रदेश संगठन ने जो टीम बनाई है वो अलग काम करेगी। इसके अलावा जो और हम कहें तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रवार तो प्रभारी बनाए गए हैं, वो भी अलग काम करेंगे। यानी सब मिलकर यही कोशिश है कि कैसे बीजेपी 2022 में सत्ता में आए और ज़्यादा से ज़्यादा 2017 से भी ज़्यादा सीटें मिले। यही बीजेपी बार बार कह रही है और इस आज जो लिस्ट जारी हुई, इस तैयारी से तो यही लग रहा है कि बीजेपी ने इसके लिए अपनी रणनीति भी तैयार कर ली है। बिल्कुल अविनाश, लेकिन ओवरऑल अगर हम इस टीम को देखें जो उत्तर प्रदेश के लिए टीम बनाई गई है, चुनाव प्रभारी और 7 सह प्रभारी, इसका आकलन हम कैसे करें? जातीय समीकरण के हिसाब से अगर देखा जाए, किसानों को साधने के हिसाब से, महिलाओं को साधने के हिसाब से, हर वर्ग के लिए ये जो टीम है वो कितनी अच्छी इस वक्त दिखाई दे रही है? जी देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्वांचल और पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये 2 काफ़ी महत्वपूर्ण इलाके माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। इनमें अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है और लगातार जाट समुदाय की खासतौर से मैं बात करना चाहूँगा, जो कि बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक रहा है। 2014 के लोकसभा, 2019 के लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में एक तरफा जाट समुदाय ने भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग की है। यही कारण है कि इस बार भी किस तरीके से जाट समुदाय को साधा जाए, इसके लिए कोशिश की जा रही है।
इसके लिए अगर आप देखिए तो हरियाणा से 2 लोगों को लाया गया है। संजय भाटिया जो कि करनाल से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 2014 में जब हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी थी और उसके बाद जब जाट आंदोलन हुआ था, तो उस जाट आंदोलन को साधने में संजय भाटिया की एक अहम भूमिका रही है कि किस तरीके से जाट समुदाय के बीच में जाकर उनसे बातचीत करनी है, उनको मनाना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लाना है। इसीलिए उनको पश्चिम क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है कि पश्चिम क्षेत्र में जिस तरीके से जाट समुदाय की बहुलता है उसको वो साधेंगे और भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से जो जाट वोट बैंक परंपरागत तरीके से वोटिंग करता हुआ आया है उसको वो साधने का काम करते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट दिलवाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु जो कि हरियाणा के वित्त मंत्री रहे हैं और हरियाणा आंदोलन में जब जाट आंदोलन हुआ था हरियाणा के अंदर तो उनकी कोठी और उनके घर तक में आग लगा दी गई थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जाट समुदाय के साथ बातचीत रखी और जो लोग ने भी उनके घर में इस तरीके का हादसा किया तो उनको उन्होंने माफ करने का काम किया। तो इस तरीके से उनको भी अब उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी बनाया गया है, तो वो भी इस समुदाय को सामने का, इस समुदाय को जो है बीजेपी के पाले में लाने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर आप देखें तो पूर्वांचल की ओर अगर आप देखें तो अन्नपूर्णा देवी जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री है, बिहार से आती हैं, उनको बनाया गया है सह प्रभारी। इसके अलावा सरोज पांडे जो कि ब्राह्मण चेहरा है, छत्तीसगढ़ से आती है और महिलाओं में तेज तर्रार नेता मानी जाती है, महिलाओं के बीच में अच्छी पैठ मानी जाती है, उनको सह प्रभारी बनाया गया है। युवाओं के बीच में अनुराग ठाकुर की एक अच्छी खासी लोकप्रियता रही है, क्योंकि जब वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने युवाओं के बीच में अच्छा खासा काम किया है और आज भी बीजेपी के कई सारे युवा उनके साथ अपने आप को अटैच पाते हैं, इसलिए उनको सह प्रभारी बनाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि प्रभारी बनाए गए उत्तर प्रदेश चुनावों के, उनको काफी माहिर माना जाता है और खासतौर से बीजेपी आला कमान के काफी नजदीक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के, वो काफी करीबी माने जाते हैं और चुनावों में भी उनकी माहिरता है। बिहार में भी उन्होंने संगठन में काम किया हुआ था, यही कारण है कि अब उनको चुनाव का प्रभारी बनाया गया है और वो उत्तर प्रदेश में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तैयारियां हो इसको लेकर के वो अब आगे कामकाज देखेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो ये काम करते रहे। हरीश द्विवेदी है मेरे साथ, मैं चाहूंगा उनसे बातचीत करने की। सर, एक मिनट मैं चाहूंगा आप इधर आएं और बीजेपी की जो नई टीम घोषित हुई है उसके बारे में बताएं कि किस तरीके से ये नई टीम काम करेगी, क्योंकि आप भी राष्ट्रीय सचिव हैं, आपको भी अनुभव है केंद्र में संगठन में काम करने का। 7 सह प्रभारी बनाए गए हैं और 1 प्रभारी बनाया गया है चुनाव के, और 6 अलग अलग संगठनों के प्रभारी बनाए गए। किस तरीके से इस पूरी टीम को देखते हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश की एक अलग महत्ता है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में जा रही है तो एक अनुभवी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की एक टीम चुनाव में पार्टी ने घोषित किया है। मैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी और अनुराग ठाकुर जी सहित सभी सह प्रभारियों को अपनी तरफ से बधाई और शुभकामना देता हूं और ये आशा करता हूं कि इन लोगों के नेतृत्व में 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। आप भी राष्ट्रीय सचिव हैं केंद्र के अंदर, अगर बात करें संगठन के अंदर आप राष्ट्रीय सचिव हैं, चुनाव में किस तरीके से बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है? पहली बार इतनी बड़ी टीम घोषित की गई है, क्षेत्रीय प्रभारी अलग, चुनाव प्रभारी अलग, सह प्रभारी अलग। क्षेत्रीय प्रभारी पहले से घोषित हैं, उसमें कुछ 1-2 नाम जोड़े गए हैं और चुनाव की दृष्टि से एक टीम बनाई गई है। तो इतना बड़ा प्रदेश है, स्वाभाविक रूप से कुछ अनुभवी और जिम्मेदार लोगों को पार्टी ने दायित्व दिया है और इनके नेतृत्व में निश्चित रूप से आने वाले समय में हम पुनः एक बार प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश सरकार बनाएंगे। क्या चुनौतियां देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? चुनौती, चुनाव होता है और इस नाते चुनाव को भारतीय जनता पार्टी हमेशा गंभीरता से लेती है और चुनाव लड़ने में जितनी ताकत भारतीय जनता पार्टी के साथ होती है उतना हम लगाते हैं, लेकिन इसमें कोई चुनौती नहीं है। हम प्रचंड बहुमत के साथ पुनः योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ये हरीश द्विवेदी जो कि केंद्र में राष्ट्रीय सचिव ये भी हैं बीजेपी के संगठन में, ये खुद बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी लगातार हर चुनाव को सीरियस लेती है और पूरी ताकत इस बार लगा के रख दिया है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि एक बड़ी जीत चाहती है बीजेपी। क्योंकि पिछली बार अगर बात करें तो सहयोगियों के साथ मिलकर उसने 325 सीटें जीती थी, इस बार भी कोई कमी न रह जाए, कोई कोताही न रह जाए, इसको लेकर पूरा प्रयासरत है भारतीय जनता पार्टी और इसीलिए अपने इतनी बड़ी लंबी टीम को एक घोषणा की है कि हर क्षेत्र में, हर वर्ग में जाकर काम करे। एक एक व्यक्ति के अगर आप नाम को देखेंगे तो हर व्यक्ति उसमें अपने आप में महत्वपूर्ण है और हर व्यक्ति को संगठन में काम करने का अनुभव है। सभी व्यक्ति जो घोषित किए गए हैं वो संगठन में काम करके ही भारतीय जनता पार्टी में इतने आगे तक पहुंचे और अहम ओहदे पर हैं। धर्मेंद्र प्रधान की अगर बात करें तो खुद भारतीय जनता युवा मोर्चा में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक रहे हैं, खुद अनुराग ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और सरोज पांडे वो भी भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करते हुए आई हैं। तो किस तरीके से अब आगे बीजेपी संगठन को साधे और इसके साथ साथ जो तमाम सारे लोग हैं उनको भी साधे। इसके अलावा
अलावा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी 25 सितंबर को जो वो अपने बूथ लेवल और पन्ना प्रमुख के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने जा रही है, इसमें भी उन तमाम सारे लोगों को ये ड्यूटी लगाई जाएगी। क्योंकि अगर एक आप पन्ना प्रमुखों की बात करें तो एक वोटर लिस्ट के जो पेज में होते हैं 30 वोटर होते हैं, 30 वोटर में बीजेपी 2 व्यक्तियों को अपने लगाएगी कि वो 2 व्यक्ति बीजेपी के जो संगठन के हैं वो 30 वोटरों के बीच में जाएं और उनसे बातचीत करें और उनके साथ साथ बातचीत करते हुए आगे किस तरीके से बीजेपी को उनके पक्ष में लाना है, ये उनका काम होगा। इसके साथ ये भी एक डाटा तैयार किया जा रहा है कि पिछले 7 सालों में, यानी कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में बनी है और 2017 में जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, इन 7 सालों में कितने लोग केंद्र की योजनाओं से लाभान्वित हुए और पिछले 4 सालों में जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो राज्य सरकार की योजनाओं से कितने लोग लाभान्वित हुए, उनका पूरा डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। और उनके बीच में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे कि उनको राज्य से और केंद्र से ये लाभ मिला है, लिहाजा बीजेपी को एक बार फिर से समर्थन दे, आगे उनके लिए और बीजेपी काम करेगी, इसके लिए उनको बाकायदा कन्विंस किया जाएगा। तो बीजेपी लगातार अपना पूरा एक फुटप्रिंट तैयार कर रही है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जाना है, चाहे प्रवासियों को लेकर के हो, चाहे अल्पसंख्यकों को लेकर के हो, चाहे अगर बात करें तो जिस तरीके से किसानों को लेकर के है और ओबीसी को लेकर के है, जो छोटी छोटी जातियां हैं उनके बीच में किस तरीके से जाना है, ब्राह्मण को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राजनीति चल रहा है उसमें किस तरीके से ब्राह्मण समुदाय को अपने पक्ष में लाना है, इन तमाम सारी चीजों पर बीजेपी फोकस कर रही है। और आज जो चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी की टीम घोषित हुई है वो अपने आप में सब कुछ बयां करता है कि किस तरीके से बीजेपी इस चुनाव को लेकर संजीदा है और अपने बिल्कुल अविनाश, बीजेपी की गंभीरता दिखाई भी दे रही है और ये गंभीरता हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज्यादातर इस टीम में अनुभवी लोग हैं, उसका फायदा जरूर बीजेपी को मिलेगा भी। अब अनुभव से मेरा सवाल है, अनुभव क्योंकि वाराणसी की अगर हम बात करते हैं, अनुभव चेहरों की हम बात कर रहे हैं जिन्हें जिम्मेदारी मिली है, सुनील ओझा को यहां की जिम्मेदारी सौंपी गई है, कैसे उनके अनुभव का लाभ वहां पर मिल सकता है बीजेपी को? देखिए बिल्कुल, सुनील भाई ओझा गुजरात से आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और सह प्रभारी बनाए गए थे। जब राधा मोहन सिंह प्रभारी बने थे उनके साथ वो सह प्रभारी बनाए गए थे, उस टीम में थे। और लंबे समय से हमने देखा कोरोना काल जब दूसरी लहर आई तब भी सुनील भाई ओझा काशी में ही मौजूद रहे, वहीं पर सारी चीज़ों को वो देखते रहे, लंबे समय से वो काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो उनका फीडबैक है वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, क्योंकि वो काशी के हर एक चीज़ पर बहुत माइन्यूटली जो है वो ऑब्जर्वेशन रखते हैं। इसीलिए उनको अब काशी क्षेत्र की ही जिम्मेदारी सौंपी गई, यानी काशी क्षेत्र उसके आसपास के जितने भी ज़िले हैं, तकरीबन 16 ज़िले आते हैं, उन सब की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। कोशिश यही है बीजेपी की जो व्यक्ति जहाँ के बारे में परिचित हो गया है, जहाँ वो जान रहा है, उसे वहाँ की जिम्मेदारी दी जाए। संजीव चौरसिया बिहार से आते हैं, इसलिए उनको आसपास के जो ज़िले हैं बॉर्डर के, वहाँ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो तमाम सारे ये हमने जो देखा, देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने जो चुनाव प्रभारी हैं उनमें एक प्रभारी रखा है, 7 सह प्रभारी रखे, इसके अलावा क्षेत्रवार अलग अलग भी प्रभारी बनाए हैं। तो ये एक हम कहें तो पार्टी की जो रणनीति होगी वो ये बताने के लिए ये लिस्ट ही काफ़ी है कि क्या मैसिव स्केल पर बीजेपी काम कर रही है, क्या मैसिव स्केल पर उसकी तैयारी है 2022 के विधानसभा चुनाव को उत्तर प्रदेश में जो होने वाले हैं उसे जीतने के लिए। बिल्कुल अनुभव, माइक्रो मैनेजमेंट जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है कि माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी करती है और इसी वजह से ज्यादातर जगहों पर इस वक्त हम बात करें तो बीजेपी उन राज्यों में सत्ता में भी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के लिए जिस टीम का ऐलान किया गया है उस पर अभी हम और विस्तार से बात करेंगे। आप दोनों लोग बने रहिए हमारे साथ, का रुख करेंगे। लगातार चुनाव प्रभारियों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। यूपी में मिशन 2022 के लिए बीजेपी ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान को यूपी में चुनाव प्रभारी बनाया गया है, इसके साथ ही 7 सह प्रभारी भी हैं। पश्चिम यूपी की अगर हम बात करते हैं, संजय भाटिया को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अविनाश और अनुभव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, जिस तरीके से एक एक चेहरे का जिक्र हम कर रहे हैं, उनके अनुभव का फायदा कैसे बीजेपी को मिल सकता है उस पर चर्चा कर रहे हैं। गोरखपुर को अगर हम देखते हैं, यहां पर जिम्मा मिला है अरविंद मेनन को, कैसे लाभ मिलेगा बीजेपी को? जी देखिए जय, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी चुनाव में इसमें सह प्रभारी और क्षेत्रों के प्रभारी बनाए गए और प्रभारी बनाए गए, ये सब वो लोग हैं जिनको संगठन का लंबा अनुभव रहा है, जिन्होंने संगठन में अपना एक अच्छा खासा वक्त बिताया हुआ है। अरविंद मेनन की बात करें तो राष्ट्रीय सचिव और जिस तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी के लिए काम किया, वहाँ पर अगर बात करें तो जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी और शिवसेना का पहले गठबंधन में चुनाव हुआ था, एक अच्छी खासी सीट वहाँ पर जितवा के लाए। तो इस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में उनको गोरखपुर का प्रभारी बनाया गया है। अब गोरखपुर में अगर
बात करें तो वो लगातार जिस तरीके से काम करेंगे वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि संगठन में उन्होंने काम करने का अनुभव रहा है और पूर्वांचल में किस तरीके से काम करना है इसका भी उनको अनुभव रहा है, क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी अच्छा खासा काम किया है पूर्वांचल के लोगों के बीच में। तो पूर्वांचल में किस तरीके से अब लोगों को साधना है ये उनकी जिम्मेदारी रहेगी। और गोरखपुर क्षेत्र में खासतौर से अगर बात करें तो उनको अब ये जिम्मेदारी है, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये इलाका है और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से गोरखपुर के लिए तमाम सारे काम किए हैं और अरविंद मेनन वहां पे जाके संगठन का काम देखेंगे तो ज्यादा उनको परेशानियां नहीं होगी, क्योंकि अरविंद मेनन को पहले से अनुभव है पूर्वांचल के लोगों के बीच में काम करने का। और भी अगर आप तमाम तरह जो नाम देखिए, सभी नाम लगभग संगठन से, जो केंद्र से मंत्री भी भेजे गए हैं उनको भी संगठन में एक अच्छा खासा काम करने का अनुभव रहा है। खुद सरोज पांडे की बात करें तो महिला मोर्चे में उन्होंने काफी लंबा वक्त बिताया है और महिलाओं को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी के हित में लाना है, इसमें सरोज पांडे एक काबिल चेहरा है। वो महिलाओं के बीच में लगातार जाती रही है, संवाद करती रही है और महिलाओं को किस तरीके से वोटिंग के लिए निकालना है ये उनको अच्छा खासा अनुभव रहा है, तो इसलिए उनको एक अहम जिम्मेदारी दी गई है। अन्नपूर्णा देवी जो कि बिहार से आती हैं और केंद्र में राज्य मंत्री हैं, इनको भी अच्छा खासा अनुभव है कि बिहार में जिस तरीके से पूर्वांचल का जो बेल्ट है, खासतौर से अगर आप बात करें तो प्रयागराज से शुरू होता है और गोरखपुर तक, बस्ती तक, बलिया तक पूर्वांचल बेल्ट कहा जाता है। और बिहार की भी जो आराम परिवेश है, बोलचाल की भाषा है, वो लगभग पूर्वांचल में लगभग सेम ही है जो उत्तर प्रदेश के अंदर इलाके पड़ते हैं। तो वहाँ वो काम करेंगे और वहाँ तमाम तरह लोगों के बीच में जाकर केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना, इसको बताने का काम करेंगे। इसके अलावा आप देखिए शोभा करांजले की जो कि दक्षिण भारत से आती है, कर्नाटका से आती है, केंद्र में मंत्री बनाई गई है, इनको भी संगठन के अंदर काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं BS येदियुरप्पा, उनकी काफी नजदीकी ये कही जाती है और कर्नाटक के अंदर बीजेपी की सरकार बनवाने में भी इनकी खासी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और वोटरों के बीच में ये जाकर डोर टू डोर कैंपेन करने में भी माहिर है। लोगों के बीच में जाकर एकल संवाद आप कहिए या समूह संवाद कहिए, उसमें ये काफी माहिर मानी जाती है। तो इसीलिए उनको भी उत्तर प्रदेश जैसे एक बड़े राज्य में जिम्मेदारी दी गई है कि वो जाएं और लोगों के बीच में संवाद करें। अनुराग ठाकुर की बात करें तो युवाओं के बीच में उनकी काफी लोकप्रियता है और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सबसे लंबे समय तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। खासतौर से अगर बात करें तो कलकत्ता से कश्मीर की जब उन्होंने तिरंगा यात्रा निकाली थी यूपीए शासन के हाल में, तो उनकी काफी लोकप्रियता रही थी। तो इसलिए अब उनको भी उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी लगाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा से निकली हुई है, विद्यार्थियों के बीच में किस तरीके से जाना है, युवाओं के बीच में किस तरीके से जाना है, हर तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो युवा हो, महिला हो। और संगठन में काम करने की वजह से इन तमाम जो सदस्य हैं जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, उनके पास एक अच्छा अनुभव है जिसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। इस तरीके की उम्मीद बीजेपी को भी है। हालांकि देखना होगा कि इस तरीके की टीम के साथ बीजेपी की आगे की रणनीति क्या होती है।